तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका सॉफ्ट एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ संसदीय समितियाँ। वह समितियाँ जिन्होंने हमारे संविधान को एक नया मूल ढांचा, एक नई पहचान दी और विभिन्न प्रकार के जो आपके हमारे संविधान में संशोधन हुए उनके लिए समितियां बनी और उन समितियों ने क्या कार्य किया, उनके क्या लाभ थे, वह सभी मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से बताने वाला हूं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका सवाल एक ना एक फंसता ही है और इसकी थ्योरी मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहें अंत तक। तो चलिए, पहला है हमारा, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, भारत में नई संसदीय समिति जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी आपकी कब? 1991 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो संसदीय समिति की जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? तो वो की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद की नियम समिति। तो संसद की जो नियम समिति उसकी सिफारिश पर क्या हुआ था? संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला है हमारा, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1933 को कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो इस तारीख को कितनी समितियों ने कार्य किया था? तो इस दिन क्या था आपका? 17 समितियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है? तो इनमें से कौन सी है जो स्थायी समिति है दोस्तों? इनमें से आपकी स्थायी समिति है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्राक्कलन समिति भी स्थायी समिति है, लोक लेखा समिति भी और नियम समिति भी है जो आपकी क्या है, स्थायी समिति है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो इनमें से कौन सी है जो तदर्थ समिति है? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवर समिति जो है ये आपकी तदर्थ समिति है। कौन सी समिति है? तदर्थ समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देखिए, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? यानी कि इनमें से कौन सी समिति है जिसको कम मितव्यय यानी कि कम खर्चीली समिति कहा गया, यानी कि जिसमें सबसे कम खर्चा हुआ? तो कौन सी समिति है दोस्तों? वह है आपकी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा, प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे कम मितव्ययी समिति है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं आपके कितने? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 30 सदस्य इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो जिसमें 3 सदस्य होते हैं इस प्राक्कलन समिति में, वो संसद के कौन से सदन की समिति है? तो कौन से सदन की दोस्तों? ये है आपकी लोकसभा सदन की, यानी कि जो लोकसभा सदन है उसमें आपके 30 सदस्य की प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इनमें से कौन सी है जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है दोस्तों? वो है आपकी कौन सी? प्राक्कलन समिति। पहले ही हमने ऊपर बताया आपको 30 सदस्यों की है, तो सबसे बड़ी समिति है आपकी प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है आपका? प्राक्कलन समिति का जो कार्य है दोस्तों वह है आपका, देखिए, पहले देखते हैं ए वाला, अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने प्रारूप विषय पर सिफारिश करना। तो दोस्तों, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर होगा बी और सी, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, और सी वाला आपका संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय में सिफारिश करना। तो यहाँ पर आपका बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त में से बी और डी आपका क्या है, करेक्ट सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है हमारा देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं, तो जो प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं वो आपके कहाँ से चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं दोस्तों वो आपके कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से। और ये होते कहाँ के? लोकसभा के ही होते हैं, तभी ये 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति में, क्योंकि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा देखिए निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? तो कौन सी है दोस्तों? वो भी आपकी कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, क्योंकि इसमें आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं 30। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा देखिए संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है। तो संसदीय समिति क्यों बनाई जाती है, उसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? तो इसका जो बेसिकली उद्देश्य होता है देखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, सही है, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, सही है, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट होगा। उपयुक्त तीनों ही जो है यानी कि सभी जो है वो इस प्राक्कलन समिति का संसदीय समिति के गठन करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में आपके कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं आपके कितने? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 45 जो है आपके संसदीय समिति में सदस्य होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों देखिए संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो संयुक्त संसदीय समिति और लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है, जब समितियां बनती हैं तो उनकी कितनी कितनी संख्या होती है दोस्तों? उसमें होती है आपकी कितनी? देखिए लोकसभा में तो 30 होती है और राज्यसभा में आपकी 15 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, आधी आधी होगी ना। अगला प्रश्न हमारा देखिए कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 17 संसदीय समितियां होती हैं, उनमें से कितनी समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं? वो होते हैं आपके कितने? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 11 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं जो इन समितियों के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो संयुक्त प्रवर समिति होती है उसमें आपके कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? उसमें होते हैं आपके यहाँ पर 45 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो ये ऊपर हो चुका है 30-15। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कौन सी समिति है जो विभिन्न विषयों पर वार्तालाप कर सकती है? अभी हमने एक क्वेश्चन पहले किया है दोस्तों, यह है आपकी कार्य सलाहकार समिति। कौन सी है? आपकी कार्य सलाहकार समिति। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सार्वजनिक संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं होता, यानी कि जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं इनका क्या होता है, ये एक तरह से वोट नहीं डाल सकते, ये वोट नहीं डाल सकते, मतलब ये समझ लीजिए। फिर अगला है हमारा देखिए भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है जो भारत की संसद की वित्तीय समिति है? तो वो है आपकी कौन सी? यहाँ पर है आपका देखिए 1 2 3, यानी कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां जो हैं
ये आपकी वित्तीय समितियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक दो तीन तीनों ही जो है ये आपकी समिति